Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you're doing really great. So in today's video, we'll be continuing with the first chapter. इस वाले पार्ट में हम 1.2 के बारे में देखेंगे जो जिसमें हम 1935 के एक्ट को कवर करेंगे, वर्किंग ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को कवर करेंगे और कांग्रेस और बाकी मिनिस्टर्स जो भी जैसे भी हुआ था उसको कवर करेंगे, ठीक है, जैसे भी काम हो रही थी उस टाइम। तो अभी हमने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म देखा जिसका नाम है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। सो बेसिकली प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होता क्या है, ठीक है। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब कि किसी भी एक गवर्नमेंट के पास एक उसकी खुद की अथॉरिटी होगी कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी अथॉरिटी है, उसी के पास सारे डिसीजन मेकिंग पावर्स है, तो जो भी डिसीजन होंगे जो होगा वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, ऐसा नहीं होगा। इसके थ्रू क्या होगा कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है ना उनको भी, मतलब जो सेंट्रल लेवल पे नहीं है, जो स्टेट लेवल पे हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो भी लेवल प्रोविंस प्रोविंस का मतलब आपको पता होगा, जो प्रोविंशियल लेवल पे जो भी गवर्नमेंट है वो खुद की डिसीजंस खुद ले सके, ठीक है, खुद का जो भी अफेयर्स है, स्टेट अफेयर्स, वो खुद से वो सॉल्व कर सके, उस पर डिसीजन ले सके, ठीक है। मूविंग अहेड, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में नवंबर 1932 और इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई भी नेशनल कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव था ही नहीं, ठीक है। देयर वाज नोबडी फ्रॉम द नेशनल कांग्रेस रिप्रेजेंटिंग नेशनल कांग्रेस। तो क्या हुआ, यहाँ पे जितने भी जो भी डिस्कशंस हुए उसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हो गया, ठीक है। एक थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई जो कि लंदन में हुई, वहां पे कोई भी नेशनल कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, डिस्कशंस हुई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुई 1935। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर्म हुई, ठीक है, जिसमें ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस थे और इंडियन स्टेट्स थे। और यहाँ पे हर एक गवर्नमेंट को ऑटोनॉमी मिली कि वो अपने खुद के डिसीजंस खुद ले सके, ठीक है। तो बेसिकली वेट, लेट मी शो यू व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। जस्ट अ मिनट, वेयर इज द, ओके, मान लो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो जो इसके अंडर स्टेट गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट हो, उनके पास भी ये ऑटोनॉमी होगी, उनके पास भी अथॉरिटी होगी कि वो खुद के डिसीजंस खुद ले सके। इसी को कहते हैं फेडरेशन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर्म हुई, एस्टैब्लिश हुई, जहाँ पे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के पास तो अथॉरिटी हुई ही हुई, बल्कि इंडियन स्टेट्स के पास भी अपनी खुद की ऑटोनॉमी हुई, अपनी खुद की अथॉरिटी हुई कि वो खुद के डिसीजंस खुद ले सके, ठीक है। In provinces, the ministers would control the department and would remain responsible to the legislature. The governors were given special executive. Now, this is very important. जो भी गवर्नर्स थे उनके पास स्पेशल एग्जीक्यूटिव पावर्स थे, जिसके थ्रू कभी भी अगर कोई भी बिल पास हो तो वो खुद का डिसीजन वहां दे सकते हैं और उनका डिसीजन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। किसी भी बिल को पास करने से पहले गवर्नर्स जो है उनको अपनी लेजिटिमेसी देनी होगी उस बिल के लिए। मतलब गवर्नर्स को अग्री, अगर गवर्नर्स अग्री नहीं करेंगे किसी भी बिल को पास होने के लिए, तो वो बिल अटक सकती है। इतनी अथॉरिटी गवर्नर्स के पास थी, उनके पास ये स्पेशल एग्जीक्यूटिव पावर था, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने के चांसेस है कि किसके पास स्पेशल अथॉरिटी थी कि जब भी बिल पास हो तो वो अपने एक्सरसाइज को फॉलो कर सके, तो वो गवर्नर्स के पास थी। The governors were to be aided by and advised by the Council of Ministers. अब ऑब्वियसली गवर्नर सारे डिसीजन खुद तो ले नहीं सकता। अब आप अभी भी देख लो, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो किसके डिसीजंस के थ्रू काम करते हैं, खुद के डिसीजंस तो उनके होते ही हैं, बट ऑल्सो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है जो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करता है कि देखिए आपको ये करना चाहिए, ठीक है। वो बताता है कि हमारे देश में इस जगह पे ये प्रॉब्लम है, उस जगह पे वो प्रॉब्लम है। तो सारे प्रॉब्लम्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखता है और फिर पॉसिबल सॉल्यूशंस प्रेजेंट करता है प्राइम मिनिस्टर के सामने, फिर वो डिसीजंस लेते हैं। तो उसी तरह से गवर्नर भी अपनी जो भी पावर्स एग्जीक्यूट करता, उसको कौन एडवाइस करता, वो कि गवर्नर साहब ये देखिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, वहाँ पे वो प्रॉब्लम है, एंड आई थिंक यही पॉसिबल सोल्यूशंस हो सकते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस करती थी गवर्नर्स को कोई भी काम करने के लिए, ठीक है। और जो भी मिनिस्टर्स अपॉइंट हो या जो भी मिनिस्टर्स को हटाया जाए या अपॉइंट किया जाए, वो किसके डिसीजन के थ्रू होती थी, गवर्नर के डिसीजन के थ्रू। तो गवर्नर के पास बहुत स्पेशल पावर थी,
एग्जीक्यूटिव पावर्स, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आई, उसके थ्रू फेडरल स्ट्रक्चर हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और इस फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन आए? फेडरल लेजिस्लेचर के अंदर बाई कैमरल लेजिस्लेचर हुआ। मतलब वेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू मान लो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, जो कि अभी भी है, लोकसभा एंड राज्यसभा है ना। बट उस टाइम पे क्या आया? उस टाइम पे जो बाई कैमरल लेजिस्लेशन था वो था काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ असेंबली। अगेन एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड में आने के काफी चांसेस होते हैं। तो उस टाइम पे कौन 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 थे बाई कैमरल लेजिस्लेचर में? काउंसिल ऑफ स्टेट्स थे और हाउस ऑफ असेंबली थी, ठीक है। ये था हमारा फेडरल लेजिस्लेचर उस टाइम का। कब? जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आई थी। और सारे जो भी पावर्स थे वो गवर्नर जनरल के पास थे, गवर्नर जनरल और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। तो यहाँ पे हमने दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट देखी। पहला ये कि 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई, ठीक है, जो कि कहाँ डिस्कस हुई थी इसके बारे में? थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे डिस्कस हुआ था। फिर वो आया जिसके थ्रू फेडरेशन ऑफ इंडिया बनी, जिसके थ्रू एक फेडरल लेजिस्लेचर आया जो कि एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर था, जिसमें काउंसिल ऑफ स्टेट्स थे और हाउस ऑफ असेंबली थी। फिर जितने जो भी गवर्नर जनरल थे उनके पास स्पेशल एग्जीक्यूटिव पावर्स थी, और वो किसके डिसीजंस के थ्रू काम करते थे? वो खुद के डिसीजंस तो लेते ही थे, बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी उनको एडवाइस करती थी, ठीक है। दिस इज ऑल दैट इज देयर इन दिस पैरा। मूविंग अहेड, ओके, इलेक्शंस हुई। इन द इलेक्शन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब बनी तो इलेक्शंस हुई, ऑब्वियसली होगी, कोई भी एक्ट बना है तो इलेक्शंस तो होगी। अब फेडरल स्ट्रक्चर आ रहा है तो उसके लिए इलेक्शंस तो होंगे। तो बेसिकली इस इलेक्शंस में कौन क्या हुआ वो लास्ट लाइन में सम अप करके लिखा हुआ है, दैट द कांग्रेस फॉर्म्ड मिनिस्ट्रीज इन 7 प्रोविंसेस आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। Coalition ministry was also formed in 2 other provinces. Only Bengal and Punjab had non-Congress ministers. This is very important. वो जो elections हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के आने के बाद, उसमें 11 प्रोविंसेस में से 7 प्रोविंस में किसकी सत्ता थी? कांग्रेस की। कांग्रेस ने 7 प्रोविंसेस में अपनी सत्ता जमा ली थी, ठीक है। और बाकी 2 प्रोविंस में कोalition मिनिस्ट्री बनी थी, मतलब कोई एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का वहां पे रूल नहीं था, बल्कि एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी कोalition में उन्होंने अपनी सत्ता को बैठाया था 2 प्रोविंस में, ठीक है। और बंगाल और पंजाब ही ऐसे प्रोविंसेस थे जहां पे नॉन कांग्रेस मिनिस्ट्री थी, ठीक है। अंडरस्टूड? तो अगर क्वेश्चन में आता है कि नेम 2 प्रोविंसेस वेयर देयर वर नॉन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, तो वो बंगाल एंड पंजाब होगा, ठीक है। एंड सबसे ज्यादा किसी ने अगर अपनी मिनिस्ट्री को फॉर्म किया था, सबसे ज्यादा किसी को वोट आया और किसी ने अपनी सत्ता को जमाया था, तो वो कांग्रेस था, क्योंकि 11 प्रोविंस में से 7 प्रोविंस में कांग्रेस थी। तो समझ लो अब, ठीक है। मूविंग अहेड, बंगाल, असम, बॉम्बे और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरह इमर्ज हुई थी, ठीक है। NWFP का मतलब है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो अगर क्वेश्चन में ये आता है कि 1935 के इलेक्शंस के टाइम पे, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद जो इलेक्शंस हुई थी, उस टाइम पे सबसे ज्यादा पावरफुल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस जो इमर्ज हुई थी, वो कौन से 4 जगह पे हुई थी? तो वो था बंगाल, असम, बॉम्बे और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, अब कांग्रेस ने डिसाइड किया था कि कंडीशनल एक्सेप्टेंस को वो फॉलो करेंगे। इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा कि देखो भैया, हम काम तो करेंगे पर हमारी एक कंडीशन है। देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, गवर्नर के पास सारे राइट्स थे कि वो किसी भी चीज में इंटरफेयर कर सकते थे और अपना डिसीजन डाल सकते थे या एक तरह से थोप भी सकते थे। गवर्नर अगर चाहे तो कहीं पे भी कोई भी चीज को रोक सकते थे, कहीं पे भी कोई भी चीज को लागू कर सकते थे। तो कांग्रेस ने बोला कि देखो भैया, हम काम करेंगे लेकिन हमारी एक कंडीशन है, हम जो भी काम करेंगे उसमें गवर्नर्स इंटरफेयर नहीं करेंगे। वो अपने स्पेशल पावर को यूज करके हमारे फंक्शनिंग में इंटरफेयर नहीं कर सकते। अगर ऐसा आप अग्री करेंगे तभी हम अच्छे से काम करेंगे और हम अपना जो भी हमें काम करना है हम करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। सो वी विल वर्क ओनली इफ दिस गवर्नर जनरल वोंट एक्सरसाइज देयर स्पेशल पावर्स इन द फंक्शनिंग ऑफ द मिनिस्ट्री। तो ये था कंडीशनल एक्सेप्टेंस।
और ऐसा कांग्रेस ने क्यों किया? क्योंकि उनके पास उनका काम जो था वो काफी ज्यादा वास्ट और बड़ा था, मतलब उनके पास एक ट्रिमेंडस वर्क, एक तरह से टास्क कह सकते हो, क्योंकि बहुत सारे इतने सारे लोगों ने उन्हें इलेक्ट किया था, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा थी कांग्रेस से कि भैया हम अगर आपको इलेक्ट कर रहे हैं तो आप हमारे लिए कुछ अच्छा ही करोगे। लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी कांग्रेस से, और कांग्रेस को उस एक्सपेक्टेशंस पे खड़े होना था। तो ऑब्वियसली अगर गवर्नर जनरल हर चीज में इंटरफेयर करेगी तो कांग्रेस सही तरीके से अपनी एक्सरसाइज को फुलफिल नहीं, मतलब अपने काम को एक्सरसाइज नहीं कर पाएगी, राइट? दे कैन नॉट रियली एक्सरसाइज देयर वर्क, राइट? तो इसीलिए उन्होंने ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस रखा गवर्नर जनरल्स के सामने। अब हम देखेंगे एक्टिविटीज ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। ये जो 10 पॉइंट्स है इसमें समझने लायक कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट फैक्ट्स। सो आई जस्ट टेल यू क्या क्या था कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने क्या क्या किया। Congress was committed to release all political prisoners, through the intervention of Gandhiji, 1100 detainees uh, of Bengal were released. ठीक है, कांग्रेस ने क्या बोला कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, मतलब जितने भी लोगों को जेल में रखा गया है, पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी लोग थे, एक्सक्यूज मी, हाँ, उनको जितने भी लोगों को कस्टडी में लिया गया है उनको रिलीज करना होगा, उनको जेल से निकालना होगा। तो गांधी जी ने भी इस चीज में इंटरफेयर किया और 1100 लोग जो कस्टडी में थे बंगाल में उनको रिलीज किया। उत्तर प्रदेश में भी काफी प्रिजनर्स, काफी लोग जो जेल में थे वो रिलीज हो गए। काकोड़ी प्रिजनर्स बेसिकली ट्रेन्ड रॉबर्स थे। काकोरी टाउन, उत्तर प्रदेश में एक टाउन था काकोरी करके, वहां पे कुछ रॉबर्स थे, मतलब जो चोरी करते थे, तो उन्हें भी रिलीज कराया गया। फिर कांग्रेस लीडर्स आल्सो वर्कड फॉर रिमूविंग restrictions on political exiles like Rash Bihari Bose, Prithvi Singh, Maulavi Abdullah Khan, Abani Mukherjee and others. But they could not do much in this respect. The prisoners who were imprisoned by the central government could not be released from the Andaman jails. ठीक है, तो कांग्रेस ने ये भी बोला कि जितने भी लोग पॉलिटिकल एग्जाइल में गए हैं, मतलब जैसे एग्जाइल का मतलब तो आपको पता ही होगा कि मतलब सारा पॉलिटिकल चीजें छोड़ के वो चले गए हैं एक तरह से काफी दूर, है ना, वनवास टाइप्स कह सकते हो। ठीक है, पॉलिटिकल एग्जाइल्स मतलब कि लेकिन वनवास राम जी गए थे वनवास में। ठीक है, पॉलिटिकल एग्जाइल्स का मतलब है पॉलिटिक्स को छोड़ के नॉर्मल जिंदगी जीना। ठीक है, तो उनको भी पॉलिटिकल एग्जाइल से हटाने की बात कांग्रेस ने की। ठीक है, और उसमें से जैसे राश बिहारी बोस, पृथ्वी सिंह, मौलावी अब्दुल्ला खान, ये सब थे जो पॉलिटिकल एग्जाइल्स पे थे, मतलब जिनके पॉलिटिकल स्पीयर में कुछ भी करने पे रोक टोक लगी हुई थी कि आप पॉलिटिक्स में कुछ नहीं कर सकते, ऐसा हो गया था। तो वो चीज को भी हटाया और उन्होंने, कांग्रेस ने कहा कि नहीं भैया, आप लोग भी पॉलिटिक्स में प्लीज अच्छे से करो, आप अच्छे लीडर्स हो एंड वी रियली नीड यू इन द पॉलिटिकल डोमेन। ठीक है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज पे सस्पेंशन ऑर्डर और वो सब जो आया था, मतलब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज पे ऐसे सस्पेंशन का ऑर्डर आ गया था कि भैया देखो, हम आपको एक्सेप्ट, ब्रिटिशर्स ने ही किया था ये सब कि पॉलिटिकल पार्टीज हम आपको एक्सेप्ट नहीं करते, आप हमारे लिए कुछ मैटर नहीं करते, तो आपको हम सस्पेंड कर रहे हैं। तो ये सस्पेंशन लेटर्स जो भी आए थे पॉलिटिकल पार्टीज के पास, उसको भी हटाया किसने? कांग्रेस ने। और प्रेस को भी, जो प्रेस थी, प्रेस मतलब तो आपको पता ही होगा ना, जो न्यूज़पेपर, जो न्यूज़ निकालते हैं, प्रेस के पास भी इतनी अथॉरिटी आ गई कि वो क्रिटिसाइज कर सकते थे अगर उन्हें कुछ सही नहीं लग रहा था तो। ठीक है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स को बेचने की जो लाइसेंस थी उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई कि आप इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स नहीं बेच सकते, है ना, उस पर भी रिस्ट्रिक्शन आई। फिर 1938 में बॉम्बे मिनिस्ट्री ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पास किया, जिसमें जितने भी काम वहाँ करते थे इंडस्ट्रीज में, मिल हैंड्स में जितने भी लोग काम करते थे मिल्स में, उनके पैसों को, उनके सैलरी को बढ़ाने की बात की गई। कांग्रेस मिनिस्ट्री जो मद्रास में थी उन्होंने भी लोन्स जितने बचे हुए थे पीजेंट्स के, उसको भी पास कर दिया। ठीक है, उसके बाद पीजेंट प्रॉब्लम एक बर्निंग इशू था। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज हैड जनरेटेड अ न्यू होप अमंग द पीजेंट्री, सो दैट टेनेंसी लेजिस्लेशन वाज टेकन अप एट ऑल कांग्रेस रूल्ड प्रोविंसेस। तो कांग्रेस ने पीजेंट्स की प्रॉब्लम को भी एड्रेस किया, उनके प्रॉब्लम को भी सही करने के लिए उन्होंने काफी स्टेप्स उठाए। ठीक है, एक न्यू होप लाया उन्होंने पीजेंट्री के बीच में। Everywhere efforts were made to protect the peasants from the clutches of the money lenders and irrigation facilities were increased. अब उनको जो खेत को इरिगेट करने के लिए जो भी उनको फैसिलिटीज चाहिए थी उनमें भी काफ़ी इंक्रीमेंट हुई, और जितने भी पीजेंट्स थे
उनको बचाया गया, किनसे बचाया गया, जो जितने भी मनी लेंडर्स थे, जो पैसे देते लेते थे, उनसे भी बचाया गया। तो एफर्ट्स काफी हुए इन सब चीजों के, ठीक है। और कुछ लॉ पास किए गए वर्कर्स के लिए, क्योंकि वर्कर्स के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था चीजें करना। उनसे कुछ गधों की तरह काम करवाए जा रहे थे। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको ये चीज बताई थी कि कितना ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था जो जितने भी वर्कर्स थे उन्हें, ठीक है। तो 1937 के अक्टूबर में कांग्रेस ने एक लेबर कमेटी को फॉर्म किया, जहाँ पे लेबर्स की कुछ डिमांड को फुलफिल किया गया, ठीक है। और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने भी इसको एक्सेप्ट किया। तो इसमें क्या किया था, हॉलीडे विथ पे, कि छुट्टी भी मिलेगी, और उस छुट्टी के दौरान उनको पैसे भी मिलेंगे, ठीक है। अगर कोई बीमार होता है तो उस टाइम पे उनको छुट्टी मिलेगी और पैसे भी मिलेंगे। इंश्योरेंस पॉलिसी उनको मिलेगी, उनके पैसे उनको जितना डिजर्व करते हैं उनको मिलेगा, ठीक है। जितना अगर बहुत ज्यादा कम मिल रहा है तो वो बढ़ेगा, जितना वो डिजर्व करते हैं उनको उतना मिलेगा। ट्रेड यूनियंस को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। बॉम्बे, इनफैक्ट बॉम्बे मिनिस्ट्री ने भी लेबर के ऊपर जितने भी प्रॉब्लम्स आए थे उसको, उन्होंने भी इस चीज को एड्रेस किया और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल। इस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल के थ्रू बॉम्बे मिनिस्ट्री ने ये किया कि जितने भी स्ट्राइक्स होते थे या लॉकआउट्स होते थे वो जितना उनको कम कर सके, उन्होंने ट्राई किया कि वो उतना उनको कम करे, उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया। देखो अब स्ट्राइक्स पे लोग क्यों जाते हैं, वर्कर्स अगर स्ट्राइक्स पे जा रहे हैं तो वो क्यों जा रहे हैं, बिकॉज उनके डिमांड्स फुलफिल नहीं हो रहे हैं, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो रही है। तो बॉम्बे मिनिस्ट्री ने भी इस चीज़ को ध्यान दिया, उन्होंने भी कोशिश की कि वो सारे जितने भी फैसिलिटीज उन्हें मिलनी चाहिए वर्कर्स को वो दे, ताकि स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स काफी हद तक कम हो सके, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था जहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए थे, वो हुआ था कानपुर में। और यहाँ पे 24,000 वर्कर्स जो थे वो स्ट्राइक पे चले गए थे। क्यों गए थे, ये स्ट्राइक किस लिए था, उन्होंने ये स्ट्राइक इसलिए था क्योंकि इन वर्कर्स को पैसे सही से नहीं मिल रहे थे और इनकी जिंदगी भी, मतलब इनका जो लिविंग कंडीशंस था वो भी बहुत खराब था। मतलब इनको इनके लिए रहने के लिए भी सही से जगह नहीं थी, खाने के लिए सही से खाना नहीं था, पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था, इसीलिए ये लोग स्ट्राइक पे चले गए। बंगाल में भी कांग्रेस ने जूट मिल स्ट्राइक को सपोर्ट किया, क्योंकि ऑब्वियसली इनके वर्किंग लिविंग कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब थे, पैसे नहीं मिल रहे थे वर्कर्स को, वो सही से रह नहीं पा रहे थे एंड ऑल दैट। तो इसलिए बंगाल में भी ये जो भी वर्कर्स का स्ट्राइक हुआ था उसको सपोर्ट किया गया, ठीक है। टिस्को वर्कर स्ट्राइक जमशेदपुर में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू एंड राजेंद्र प्रसाद एक्टेड एज आर्बिट्रेटर्स बिटवीन द टाटा अथॉरिटी एंड द वर्कर्स, ठीक है। तो टिस्को वर्कर्स जब स्ट्राइक पे गए थे तो जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद ने इस डिस्प्यूट को खत्म किया, इस स्ट्राइक को खत्म किया, डिमांड्स को फुलफिल किए वर्कर्स के, ठीक है। उन्होंने टाटा अथॉरिटी से बात की, वर्कर्स से भी बात की और दोनों के बीच में जो भी क्लैशेस था उसको कम किया और एक सोल्यूशन के साथ वो आगे आए, ठीक है। उसके बाद ऑल इंडिया ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज हुई वार्धा में अक्टूबर 1937 में। और यहाँ पे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई कि पूरे कंट्री में, ठीक है, जो बच्चे 7 साल और उसके ऊपर के हैं उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन, मतलब उनको पढ़ाई फ्री, एकदम फ्री में मिलनी चाहिए और एकदम कंपल्सरी होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कोई बच्चा अगर 7 साल का है और उससे ऊपर का है तो वो पढ़ाई लिखाई उसे कुछ नहीं आता, वो स्कूल नहीं जाता, उसे एजुकेशन ना मिल रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें एजुकेशन मिलनी चाहिए और उन्हें एजुकेशन किस भाषा में मिलनी चाहिए, मदर टंग, ठीक है। मदर टंग में उन्हें मिलनी चाहिए और वोकेशनल ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए, मतलब सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि स्किल्स भी डेवलप होने चाहिए, तो उन्हें स्किल ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए। अब मेजर अचीवमेंट्स क्या क्या थे कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के, उन्होंने जितने भी मिनिस्टर्स थे उनकी सैलरीज को रिड्यूस कर दिया, ठीक है। क्योंकि मिनिस्टर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा सैलरी ले लेके वो वर्कर्स को सैलरी देते नहीं थे और उनकी सैलरी भी खुद ही रख लेते थे। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने क्या किया, वो जो मिनिस्टर्स थे उनके सैलरी को रिड्यूस किया, उनके सैलरीज को कम किया, ठीक है। ट्राइबल पॉपुलेशन जितनी भी थी उनके लिए वेलफेयर स्कीम लाए, उनके लिविंग कंडीशंस बेटर हो पाए, उनको सही से पैसे मिल पाए, उनका रहन सहन सही से हो पाए, इसीलिए उनके लिए भी वेलफेयर स्कीम लेके आए ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए। जेल रिफॉर्म्स किए, अब जितने लोगों को भी बिना किसी ट्रायल के जेल में रख लिया गया था
उनके लिए भी उन्होंने काम किया कि नहीं, एक प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए, एक प्रॉपर प्रोसीड्यूर होना चाहिए, ट्रायल्स होने चाहिए, तभी जेल में आपको किसी को भी लेना चाहिए, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी उन्होंने बोला, फंडामेंटल राइट्स को डिक्लेयर किया, है ना। ये सारी चीजें कांग्रेस मिनिस्टर्स ने की। जस्ट अ मोमेंट। ओके, a summary of the main developments under non-Congress ministries। तो बेसिकली जो नॉन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थे, अभी तो हमने जितनी भी बातें की वो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के बारे में थी। अब ये जो नॉन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थे उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट्स की, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद दो नए प्रोविंस बने, सिंध और उड़ीसा, ठीक है। तो कांग्रेस दो कांग्रेस फॉर्म मिनिस्ट्रीज इन अ नंबर ऑफ स्टेट, इन सम स्टेट्स नॉन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज वर आल्सो फॉर्म, जो कि हमने अभी देखा कि आउट ऑफ 11 मतलब 11 प्रोविंस में से 7 प्रोविंस में कांग्रेस ने अपनी सत्ता को जमाई थी, बट बाकी के 4 प्रोविंस में तो कांग्रेस थी नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं था कि पूरे कंट्री में सिर्फ कांग्रेस का ही बोलबाला था, ऑब्वियसली मेजोरिटी में कांग्रेस थी, बट कुछ ऐसे भी प्रोविंसेस थे जहाँ पे नॉन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी, ठीक है। जैसे बंगाल में फजलुल हक ने इनवाइट किया कांग्रेस को टू कोऑपरेट इन फॉर्मिंग अ कोalition गवर्नमेंट। बंगाल में कोalition गवर्नमेंट बनी। कोalition का मतलब ये है कि वहाँ पे एक से ज्यादा गवर्नमेंट एक साथ मिलके काम करती है। तो बंगाल में फजलुल हक जो थे उन्होंने इनवाइट किया कांग्रेस को कि भैया देखो कांग्रेस आओ हमारे साथ मिलके सत्ता पे, हम दोनों मिलके बंगाल के वेलफेयर के लिए या बंगाल के लिए हम काम करेंगे, तो आ जाओ कोalition बनाते हैं, ठीक है। बट कांग्रेस ने रिफ्यूज कर दिया। कांग्रेस ने बोला फजलुल हक को कि भैया हमें नहीं आना, हमें आपके साथ कोalition नहीं करनी है, ठीक है। तो फजलुल हक ने फिर बोला कि ठीक है भैया अगर आपको नहीं आना है तो कोई बात नहीं। तो फजलुल हक ने फिर क्या किया, मुस्लिम लीग के साथ जाके कोalition गवर्नमेंट बना ली बंगाल, ठीक है। सिंध में क्या हुआ, सिंध में कांग्रेस ने गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह, ठीक है, इनकी मिनिस्ट्री को सपोर्ट किया। मतलब सिंध में किसकी मिनिस्ट्री थी, गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह की मिनिस्ट्री थी और कांग्रेस ने भी इसे सपोर्ट किया। और असम में किसकी मिनिस्ट्री थी, गोपीनाथ बरदलोई। ये सारे फैक्चुअल डिटेल्स है, यहाँ पे कुछ समझाने लायक इतना ज्यादा नहीं है, दीज आर ऑल फैक्चुअल डिटेल्स। असम में कौन थे, गोपीनाथ बरदलोई, उन्होंने अपनी सत्ता बनाई थी, ठीक है, उनकी मिनिस्ट्री थी। पंजाब में कांग्रेस वाज नॉट इन अ पोजीशन टू प्ले अ डोमिनेंट रोल, ठीक है। पंजाब में कांग्रेस अपनी सत्ता नहीं बना पाई थी इतना ज्यादा। और जो नॉन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी बंगाल की और पंजाब की, उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे रेजोल्यूशन पास किए जिससे कि लोगों की लिविंग कंडीशंस, लोगों की मटेरियल कंडीशंस, मतलब उनको 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 पैसे, उनके रहन सहन, उन सब के जो भी वो अट्रॉसिटीज को फेस कर रहे थे, जितना भी उन्हें प्रॉब्लम हो रहा था बंगाल में, उसको भी सही किया उन्होंने, ठीक है। किसने, बंगाल की मिनिस्ट्रीज ने और पंजाब की मिनिस्ट्रीज ने अपने एरियाज में वेलफेयर स्कीम्स लेके आए वो अपने लोगों के लिए, जिससे कि उनकी लिविंग कंडीशंस भी बेहतर हो पाए, उनको अच्छे से पैसे भी मिल पाए जितना वो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बंगाल में फजलुल हक की मिनिस्ट्री ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया और उन्होंने लैंड रेवेन्यू कमीशन फॉर्म किया, ठीक है। ऑल्सो एक आर्बिट्रेशन कमेटी भी फॉर्म हुई थी, जिससे कि अगर लैंडलॉर्ड्स और जो वर्कर्स हैं उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो रही है तो उसको भी सॉल्व किया जाए। बंगाल टेरेंसी एक्ट भी फॉर्म हुई थी, जिससे कि जितने भी राइट्स हो रहे थे वो कम हो सके, ठीक है। असेसमेंट ऑफ द एक्टिविटीज, दो दी कांग्रेस फॉर्म मिनिस्ट्रीज इन डिफरेंट प्रोविंसेस, दे एक्चुअली फेल्ड टू इंट्रोड्यूस लैंड रिफॉर्म्स। तो कांग्रेस ने बहुत सारे प्रोविंसेस में अपनी मिनिस्ट्री को फॉर्म किया, लेकिन वो लैंड रिफॉर्म्स के लिए कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। लैंड रिफॉर्म मतलब क्या, लैंडलॉर्ड्स के पास ज्यादा जमीन होती थी, वर्कर्स को इतना जमीन मिल नहीं पाता था, वर्कर्स की लिविंग कंडीशंस फिर भी मतलब वर्कर की लिविंग कंडीशंस फिर भी खराब ही रहते थे, उनको पेइंग भी कमी मिलती थी, उनके पास खुद का लैंड नहीं होता था, है ना। लिविंग कंडीशंस के लिए तो फिर भी कांग्रेस ने काम किया था और वेजेस के लिए भी, लेकिन ये जो लैंडलॉर्ड सारे लैंड लेके अपने पास रख लेती थी उसके लिए कांग्रेस ज्यादा कुछ कर नहीं पाई थी, है ना। ये जो जमींदारी सिस्टम है उसको लेके, तो जितने भी मार्क्सिस्ट राइटर्स थे वो ये चीज हाईलाइट करना चाहते थे कि जो जमींदार थे और जो लैंडेड क्लास थी, मतलब जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन होती थी, उनका इन्फ्लुएंस था कांग्रेस पार्टी पे, इसीलिए शायद कांग्रेस पार्टी इतना ज्यादा कुछ कर नहीं पाती थी। क्यों, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स का और जमींदार का काफी सपोर्ट था कांग्रेस के पास, ठीक है। तो इसलिए वो इस चीज में कुछ नहीं कर पाई थी और एक काइंड ऑफ क्लास डिविजन हो गई थी कि जमींदार के पास सारा लैंड था और पीजेंट्स को कुछ नहीं मिलता था, समझ रहे हो। और यूपी में क्या हुआ, यूपी में जितने भी ताल्लुकदार थे वो मुस्लिम थे, ठीक है। और अगर वहां पे लैंड रिफॉर्म्स होती
तो ये मुस्लिम ताल्लुकदार जो थे उनके इंटरेस्ट को अफेक्ट हो जाता। ठीक है। और अगर वैसा होता तो ये जो मुस्लिम ताल्लुकदार थे यूपी में वो चले जाते मुस्लिम लीग के पास, इसलिए कांग्रेस वहां पे भी कुछ नहीं कर पा रही थी। समझ रहे हो? ये हो रहा था। द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन, हाँ ठीक है, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने फिर रिजाइन कर दिया नवंबर 39 1939 में। क्यों रिजाइन किया? क्योंकि वॉर हो रहा था। अब 1939 में कौन सा वॉर हो रहा था? आई वॉन्ट यू ऑल टू राइट इन द कॉमेंट्स बिलो। मैं चाहती हूँ कि आप इसका आंसर कमेंट्स में लिखो मुझे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये पार्ट, ये वॉर के बारे में कवर कर रखा है अपने प्रीवियस वीडियोस में। तो आई वांट कि आप बताओ कि 1939 में कौन सी ऐसी वॉर हुई थी जिसकी वजह से कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन दी। ठीक है। कांग्रेस ने ये चीज बोली कि जो वाइसरॉय थे, ठीक है, जो वाइसरॉय थे उन्होंने सेकेंड, यहीं पे लिखा हुआ है सेकेंड वॉर, एनीवेज, जो वाइसरॉय थे उन्होंने इंडिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिना पूछे इन्वॉल्व कर दिया। मतलब इंडिया नहीं चाहती थी कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जाए। ठीक है। लेकिन जो भी वाइसरॉय थे, जो ब्रिटिशर्स के वाइसरॉय थे, उन्होंने बेफालतू का बिना पूछे इंडिया को भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर लिया। उन्होंने बोला कि इंडिया तुम भी जाओ लड़ो। कोई परमिशन नहीं ली गई थी कांग्रेस से कि क्या हम चाहते हैं, क्या इंडिया चाहती है कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्ट ले। ऐसा कोई परमिशन नहीं लिया गया था। इसलिए कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया कि भैया जब हमारी बातों का कोई वैल्यू ही नहीं है तो हम क्यों रहे, है ना। तो उन्हें बहुत गुस्सा आया था और उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो बस यही था। विद दिस 1.2 कम्स टू एन एंड। ज़्यादा कुछ समझने का था नहीं। ठीक है। बहुत सारे फैक्चुअल डिटेल्स थे, जो भी समझने वाली चीज़ें थी मैंने आपको समझा दिया। काफ़ी इजी भी था। सो आई वुड जस्ट सजेस्ट यू ऑल कि आप टेंशन मत लो, इतना टफ भी नहीं है, आप कर लोगे, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। सो डोंट वरी एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू कवर ऑल द चैप्टर्स। इट्स जस्ट दैट कि मैं, मेरे अभी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, बहुत सारे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। और यू नो पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा है अभी, बिकॉज आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट टू। सो काफ़ी उस चीज़ का भी है प्रेशर, प्लस काफ़ी कॉम्पिटिशन्स है, काफ़ी वर्कलोड है। तो इसीलिए मैं वीडियोस बना नहीं पा रही हूँ इतना ज़्यादा और ना अपलोड कर पा रही हूँ। बट आई अंडरस्टैंड कि आपके एग्जाम्स है, तो मैं अपना बेस्ट दूंगी कि मैं आपके लिए वीडियोस जो आपको एकदम अर्जेंसी में चाहिए वो मैं अपलोड कर पाऊँ। ठीक है। With that, thank you so much for watching. Keep supporting like this and share this video with your friends जितना आप share कर पा रहे हो, और comments में definitely write कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो। And till then, take care, happy. Thank you very much.